सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास एंड यू वाचिंग BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो इस पूरे वीडियो को बड़ी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और एक एक पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा उसके बारे में भी हम यहाँ पर विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो का डिटेल PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम अपना आज का ले रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है अरुण जेटली। ओके, मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया नामक जो पुस्तक अभी लॉन्च हुई है वो अरुण जेटली ने की है। अरुण जेटली कौन है? अरुण जेटली हैं हमारे वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री हैं ये, और इन्हीं के द्वारा 27 नवंबर को इस बुक का अनावरण किया गया। ठीक है, इस पूरा बुक का पूरा नाम क्या है? मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन अंडर मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन और नीति आयोग के सदस्यों ने। ठीक है, तो मिलकर जो है इस बुक को लिखा गया है। बेसिकली ये जो बुक है मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया, ये मोदी सरकार की जो काम थे, जैसे कि अब चुनाव आने वाले हैं, सभी को पता होगा। ठीक है, 19 में तो मोदी सरकार ने जो भी जैसे GST को लेके GST लागू किया गया और इसके अलावा नोटबंदी हुई, तो उससे क्या फ़ायदे हुए, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर जो है इस बुक को लिखा गया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट से संबंधित बुक है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को अक्सर मिल जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति शुरू किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है रक्षा मंत्रालय। ओके, रक्षा मंत्रालय की तरफ से मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति की शुरुआत की गई है। और ये जो मिशन है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है रक्षा क्षेत्र के उत्पादों एवं आविष्कारों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा, ये लाइन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। रक्षा क्षेत्र से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं, जितने भी नए आविष्कार हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये कह सकते हैं योजना लागू की गई है, फिर मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, रक्षा ज्ञान शक्ति। रक्षा मंत्री कौन है हमारी? रक्षा मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हाल ही में उत्तराखंड में किस जिले में स्थित एयरपोर्ट का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे करने का फैसला किया गया है? तो इसका सही आंसर है देहरादून। ओके, उत्तराखंड सरकार ने देहरादून का जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदल के जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पे रखने का फैसला किया है। ठीक है, जो हवाई अड्डा है उसका नाम वर्तमान में है जॉली ग्रांट। ठीक है, जो कि देहरादून का हवाई अड्डा है, तो इसी का नाम बदल के जो है अब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। अब इसके लिए उत्तराखंड की बात करें हम, तो उत्तराखंड में जैसा कि हमने कल भी बात की थी, खैर तो उत्तराखंड की एक बार जो है फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। राजधानी है देहरादून, 13 जिले हैं उत्तराखंड में। इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, 27वां राज्य बना था ये भारत का। इसी तरीके से देहरादून के राज्यपाल वर्तमान में बेबी रानी मौर्य हैं और मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो रमेश रंगनाथन जो है वो उत्तराखंड हाईकोर्ट या फिर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। विधानसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान में प्रेमचंद्र अग्रवाल। ठीक है, इसी तरीके से उत्तराखंड की राजभाषा है हिंदी और संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। साक्षरता दर है यहाँ पर 78.80%। सीटों की अगर बात करें तो विधानसभा के लिए 71 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 3 सीटें और लोकसभा के लिए 5 सीटें हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको सभी चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग देखिए, यहाँ पर से मैं आपको मैप में उत्तराखंड दिखा दे रहा हूँ, तो आप जो है यहाँ पर से उत्तराखंड देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी सीमाएं किन किन राज्यों से लगती है ये आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आपको स्पष्ट तौर पे जो है सभी राज्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो इनको याद कर लीजिए। ठीक है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो गया, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का हो गया, तो सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस चीज़ को अच्छे से याद करिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है नेपाल। ओके, नेपाल की जो सरकार है उसने जो वहाँ के जो श्रमिक हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। ओके, और ये जो योजना है इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, जो भी श्रमिक हैं उनके जो परिवार हैं
उनके लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है, और सुरक्षित मातृत्व कराना, यानी कि अगर कोई प्रेगनेंसी वाला कोई मैटर है फैमिली में तो उसको जो है उसकी हेल्प करना, ठीक है। सरकार अपनी तरफ से जो है उसके लिए अनुदान देगी, पैसा देगी श्रमिकों को, और दुर्घटना बीमा वगैरह उपलब्ध करवाना। तो इन सभी चीज़ों को लेके जो है एक योजना शुरू की गई है और ये यहाँ के श्रमिकों के लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अभी जो है इसको जिन लोग को श्रमिक का दर्जा दिया गया है बेसिकली, ठीक है, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं कहिए, तो उन लोगों को ही जो है ये योजना का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। और हालांकि इसको आने वाले टाइम में जो है लगभग सभी श्रमिकों तक पहुंचाया जाएगा, ऐसा यहाँ की गवर्नमेंट का कहना है। नेपाल के बारे में बात करते हैं तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, राष्ट्रपति हैं यहाँ की विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। इसी तरीके से नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास 5वां क्वेश्चन है कि 27 नवंबर को बीसीसीआई ने जन्मतिथि से छेड़छाड़ करने वाले खिलाड़ियों पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है 2 वर्ष का। ओके, बीसीसीआई के बारे में सभी जानते होंगे। बीसीसीआई ने कहा है कि जो भी खिलाड़ी अपनी उम्र को लेके जो है छेड़छाड़ करता है उस पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया जाएगा। इससे पहले जो ये प्रतिबंध था ये 1 साल का था, यानी कि अगर कोई खिलाड़ी अपनी उम्र से छेड़छाड़ करता था तो उसको जो है 1 साल का प्रतिबंध उस पर लगाया जाता था। प्रतिबंध लगाने का मतलब है कि वो 1 साल मैच नहीं खेल पाएगा, ठीक है। अब इसको बढ़ा के 2 साल कर दिया गया है। बेसिकली आप लोग, अगर आपको पता नहीं है जन्मतिथि से छेड़छाड़ का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बीसीसीआई की तरफ से कई गेम करवाए जाते हैं, जैसे अंडर 19, तो इसमें जो है 19 वर्ष की आयु तक के तक जो रहेंगे उनके लिए जो है वो गेम होता है, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, कई खिलाड़ी क्या हैं जिसकी उम्र 20 साल है वो भी अपनी घटा के कम करवा लेता है और उस खेल में शामिल हो जाता है। तो ऐसे खिलाड़ियों पे इस तरीके का कठोर प्रतिबंध लगाने की यहाँ पर बात की गई है बीसीसीआई की तरफ से, ठीक है, ताकि आगे से 1-2 केस ऐसे आ चुके हैं, अब जो है आगे से ऐसा ना हो, इसलिए जो है इसमें संशोधन करके इसको 2 वर्ष का प्रतिबंध कर दिया गया है। बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सीके खन्ना हैं, ठीक है। तो याद होना चाहिए आपको, बीसीसीआई के अध्यक्ष सीके खन्ना हैं, याद रखिएगा। बीसीसीआई के सचिव हैं वर्तमान में अमिताभ चौधरी, ठीक है, तो इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में मोहम्मद अजीज़ का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हमको बताना है कि वे किस लिए प्रसिद्ध थे या फिर किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है गायक, ठीक है। मोहम्मद अजीज़ जो है वो फेमस गायक थे और इन्हीं का निधन हो गया है, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। माय नेम इज़ लखन आपने गाना ज़रूर सुना होगा, तो ये इन्हीं के द्वारा जो है ये गाया गया था। 64 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है मुंबई में, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, जब भी पूछा जाएगा सिंगल लाइन में ही इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो एनपीसीसी को जो है मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है अभी हाल ही में, और ये जो दर्जा इसको दिया गया है ये दर्जा इसको प्राप्त होने के बाद इस कंपनी के पास अब अपने आप ही जो है कई शक्तियां आ गई हैं, जिससे कि ये बिना किसी की दखलंदाजी के जल्दी से निर्णय ले सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसको बेसिकली एनपीसीसी को जो है मिनी रत्न का जो दर्जा दिया गया है वो श्रेणी 1 में दिया गया है, कैटेगरी 1 का जो है इसको दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे क्या चीज़ है कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। तो मिनी रत्न क्या है, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना होगा, ठीक है। तो जो मिनी रत्न कंपनियां होती हैं, अगर हम लोग कैटेगरी 1 की बात करें यानी कि वर्ग 1 की बात करें जो कि एनपीसीसी को प्राप्त हुआ है, तो इस कैटेगरी के अनुसार क्या है कि अगर इस वर्ग में कोई कंपनी शामिल होना चाहती है या शामिल होती है तो कंपनी के पास लगातार 3 वर्षों से निरंतर लाभ उसको कमाया होना चाहिए, और साथ ही साथ 3 साल में एक बार 30 करोड़ का जो है शुद्ध लाभ उसने अर्जित किया हो, ठीक है। शुद्ध लाभ का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मतलब कि मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए कि अगर किसी कंपनी को 50 करोड़ का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 50 करोड़ का अगर उसको लाभ हो रहा है तो अगर वो सैलरी जितनी भी सैलरी अपने जो है एम्प्लॉय की देनी है उसको उतना देने के बाद, और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल वगैरह है उसको भरने के बाद, टैक्स वगैरह चुकाने के बाद भी अगर उसको 30 करोड़ का लाभ होता है तो वो कंपनी जो है मिनी रत्न कंपनी बनने के योग्य है,
ठीक है। 3 साल में ये चीज़ होनी चाहिए, जो कि जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। 3 वर्षों तक लगातार इसको लाभ होना चाहिए और 3 साल में एक बार ये शर्त रखी गई है कि कम से कम 30 करोड़ का शुद्ध लाभ तो इसको प्राप्त होना ही चाहिए एक बार, ठीक है। तो कैटेगरी 1 में शामिल हो जाएगा। अगर कैटेगरी 2 की बात करें तो इस कंपनी को लगातार 3 साल तक लाभ कमाया होना चाहिए। लाभ के लिए जो है सिर्फ लाभ है, हो सकता है उसको 10 ही करोड़ का लाभ हो या फिर हो सकता है उसको 5 ही करोड़ का लाभ हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसको बस लाभ अर्जित किया होना चाहिए लगातार 3 साल। तो ये जो है मिनी रत्न कंपनी में शामिल हो जाएगा अगर कोई कंपनी को 3 साल तक लगातार लाभ प्राप्त होता है तो, ठीक है। एनपीसीसी की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं श्री मनोहर कुमार और एनपीसीसी की जो स्थापना हुई थी वो 9 जनवरी 1957 में की गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। इसके बाद 8वां वाला है हमारा कि 7 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 का आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन होगा 7 दिसंबर से 23 दिसंबर तक, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये इस आयोजन का 3रा संस्करण है और इसमें पार्टनर देश मॉरिशस है, इसी तरीके से इसमें पार्टनर राज्य गुजरात होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप। इस महोत्सव का जो उद्देश्य है वो लोगों को गीता के संदेशों के द्वारा जो है मतलब उनको अच्छी बातें सिखाना, उनको गीता के संदेशों को अपने जीवन में अपनाने के लिए, लागू करने के लिए प्रेरित करना है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ से याद रखिएगा। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। ये कहाँ पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है? तो कुरुक्षेत्र पड़ता है हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ पर से मुझे बताइए कि चंडीगढ़ जो है एक और राज्य की राजधानी है। क्या आप उस राज्य का नाम बता सकते हैं? कमेंट करके मुझे बताइए। उसके राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है ये भी बताइएगा। बात करें हरियाणा की तो यहाँ पर 22 जिले हैं। इसी तरीके से राज्यपाल हैं हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के मनोहर लाल खट्टर, मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी। इसी तरीके से साक्षरता दर की अगर बात करें तो 75.55% जो है वो हरियाणा की साक्षरता दर है। विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं 90, राज्यसभा सीटें हैं 5 और लोकसभा के लिए है 10 सीटें हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, आपको ये सभी चीज़ें यहाँ से पता होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर से हरियाणा देख रहे हैं तो आप लोग को स्पष्ट तौर पे दिख रहा होगा। ध्यान रखिएगा कि हरियाणा की जो सीमाएं हैं वो कौन कौन से राज्यों से लगती हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सभी राज्य आपको दिख रहे हैं, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, दिल्ली की भी लग रही है और हिमाचल प्रदेश की भी लग रही है। तो इन सभी चीज़ों को आप स्पष्ट तौर पर याद रख सकते हैं और इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में रिम्स ने किस चक्रवात को अति दुर्लभ चक्रवात घोषित किया है। तो इसका सही आंसर है तितली। रिम्स के द्वारा तितली को अति दुर्लभ चक्रवात घोषित किया गया है। यहाँ से इसके बारे में 2-4 पॉइंट हैं जो आपको याद होना चाहिए। याद रखिएगा कि तितली नामक जो तूफान है, चक्रवाती तूफान, ये अक्टूबर 2018 में आया था और बेसिकली ये उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों से टकराया था। इससे ये जो तूफान है इसकी वजह से उड़ीसा में जो है बहुत ज़्यादा हानि पहुंची थी, ठीक है। उड़ीसा को बहुत ज़्यादा हानि पहुंची थी, यहाँ तक कि उड़ीसा के जो आंतरिक ज़िले हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इस तूफ़ान की वजह से। इससे पहले जो भारत का मौसम विज्ञान विभाग है इसने भी तितली की जो तितली चक्रवाती तूफ़ान की जो बनावट थी उसको लेके जो है ये कह दिया था कि ये तूफ़ान अति दुर्लभ तूफ़ान है। पहले ही जो है हमारा जो मौसम विज्ञान विभाग है इसने ये बात कह दी थी, ठीक है। बेसिकली ये जो तूफ़ान था इसने ये क्या हुआ कि ये जब ज़मीन से टकराया तो इसने जो है अपना रास्ता बदल दिया था, ठीक है। तो ये उम्मीद लगाई जाए थी ये तूफ़ान जो है अति दुर्लभ तूफ़ान है। अब ये तूफ़ान दुर्लभ तूफ़ान कैसे हुआ? तो जो रिम्स है इसने एक सर्वेक्षण किया और एक आकलन किया और इसने देखा कि पिछले 200 साल में ऐसा तूफ़ान, ऐसा चक्रवाती तूफ़ान नहीं आया, ठीक है। तो उसी के आधार पे ये कह रहा है कि ये जो तूफ़ान है ये अति दुर्लभ तूफ़ान है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्यों कह रहा है, क्योंकि ये तूफ़ान कह सकते हैं पिछले 200 वर्षों में भी नहीं आया था इस तरीके का चक्रवाती तूफ़ान। ध्यान रखिएगा, मेरे एक एक शब्द को आप यहाँ पर पकड़ लीजिए। इस तूफ़ान का जो नामकरण है वो पाकिस्तान ने किया था। मैंने आपको बताया था कि तूफ़ानों के जो चक्रवाती तूफ़ान आते हैं, जो चक्रवात आते हैं, इनके नाम कैसे रखे जाते हैं। तो ये तूफ़ान नाम जो रखा था ये पाकिस्तान की तरफ से इसका नामकरण किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं रिम्स। रिम्स आप बहुत देर से सुन रहे होंगे, कुछ लोग के दिमाग में भी आ रहा होगा कि होता क्या है।
तो याद रखिएगा रिम्स की सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हार्स अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, तो ये जो रिम्स है ये अफ्रीकी और एशिया में आपदा की जो पूर्व चेतावनी देने के लिए 45 देशों की एक संस्था है। ठीक है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो ये हमारे जो है जो एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं, कुल यहाँ से 45 देश इसमें शामिल हैं। और ये मतलब जो भी आपदा आने वाली होती है, प्राकृतिक आपदा, उसकी पूर्व चेतावनी देता है। ठीक है, लेकिन जो तितली तूफान था इसके बारे में कोई भी ऐसी मतलब फिक्स चेतावनी नहीं थी, कोई अनुमान नहीं था, और जिसकी वजह से जो है इसकी वजह से उड़ीसा में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। ओके, रिम्स की स्थापना 2009 में हुई थी और इसका जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है भारत। ठीक है, तो भारत की अध्यक्षता में ही रिम्स के सारे फैसले अभी वर्तमान में होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हाल ही में किस देश ने रूस से तनाव के बाद अपने यहाँ 30 दिनों के लिए मार्शल लॉ लगा दिया है, होगा यहाँ पर। ठीक है, तो मार्शल लॉ कहाँ पर लगा है 30 दिनों के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है यूक्रेन। ठीक है, रूस से जो है तनाव चल रहा है यूक्रेन का, जिसकी वजह से यूक्रेन ने अपने यहाँ 30 दिनों के लिए मार्शल लॉ लगा दिया है। ये जो फैसला है ये क्यों किया गया है? तो ये फैसला रूस द्वारा यूक्रेन के 3 जहाज़ों और 23 नौसैनिकों पर कब्जा करने के बाद ऐसा किया गया है। ठीक है, तो जो रूस की तरफ से यूक्रेन पे कार्रवाई की गई है, यूक्रेन के 3 जहाज़ और कुछ नौसेना के कुछ सैनिक थे, जिनको जो है रूस ने मतलब गिरफ्तार कर लिया, और जो इनके 3 जहाज़ थे यूक्रेन के, उनको भी मतलब अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, जब्त कर लिया। तो रूस की तरफ से ऐसी कार्रवाई की गई जिसकी वजह से यूक्रेन ने अपने वहाँ मार्शल लॉ लगा दिया है 30 दिनों के लिए। बेसिकली जो विवाद है ये आजोव सागर में जो है क्रीमिया के तट पे हुआ था, जिसमें कि यूक्रेन के कुछ जहाज़ थे वो अवैध रूप से रूसी जल क्षेत्र में जा रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर जो रूसी सैनिक थे उन्होंने जो है उनको इनके जो सैनिक थे उनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, हालांकि यूक्रेन का कहना है कि हम लोगों ने ऑलरेडी परमिशन ले ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी रूस ने जो है हमारे सैनिकों को और हमारे जहाज़ों को जब्त किया। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पर से मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई, मार्शल लॉ की बात की है मैंने यहाँ पर। तो मार्शल लॉ हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा होगा, मार्शल लॉ है क्या चीज़ है? तो ये जो मार्शल लॉ है इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि 30 दिनों के लिए लगाया गया है ये। तो 30 दिनों तक जो है जिन क्षेत्रों में ये लगाया गया है, तो बेसिकली ये उन क्षेत्रों में लगाया गया है जो कि रूस की सीमा से लगते हैं, यूक्रेन के। ठीक है, रूस के आसपास वाली सीमा जो हैं उनसे जो लगते हैं, जहाँ पर कि रूस जो है डायरेक्टली संपर्क में है यूक्रेन के। ठीक है, तो उन जगहों पर इसको लगाया गया है। इसको लगाने का ये फ़ायदा या फिर ये नुकसान होता है कि ये जिन जगहों पर ये लगाया जाएगा वहाँ किसी भी तरह का कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, और साथ ही साथ जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है, उनको कभी भी सेना में जो है सेवा देने के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, आमंत्रित किया जा सकता है, उनको अपनी सेवाएं देनी ही पड़ेंगी वहाँ पर आर्मी में। ठीक है, तो यूक्रेन की तरफ से ऐसा लगाया गया है। तो वहाँ के नागरिकों से जब भी आह्वान किया जाएगा कि आप आइए और सेना में शामिल होइए, तो वो लोग आएंगे और सेना में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, यही होता है मार्शल लॉ, जहाँ जहाँ पर ये लगाया जाएगा वहाँ पर किसी भी तरीके का धरना प्रदर्शन वगैरह कुछ भी नहीं होगा, और साथ ही साथ वहाँ के जो युवा हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी नागरिक हैं, उनको जो है सभी को सेना में जब शामिल होने के लिए कहा जाएगा तो उनको आना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ से बात याद रखिएगा। हालांकि इसके बारे में और भी कई चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यूक्रेन की राजधानी है कीव, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं पेट्रो पोरोशेंको, और मुद्रा जो है वो है रिविन्या। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। मुद्रा याद रखिएगा, राष्ट्रपति याद रखिएगा, और राजधानी याद रखिएगा। बाकी जो यहाँ पर है आपको समझनी चाहिए, मुझे लगता है मैंने यहाँ पर बता दी है। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। 11वां है कि हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो हमको बताना है कि AERB का जो चेयरमैन है वो किसे नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, परमाणु ऊर्जा रेगुलेटरी बोर्ड का। तो इसका जो सही आंसर है वो है नागेश्वर राव गुंटूर को। ठीक है, नागेश्वर राव को जो है अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा रेगुलेटरी बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑब्वियसली अगले 3 साल तक जो है अपने इस पद पे बने रहेंगे। ठीक है, चेयरमैन के लिए जो है इनको नियुक्त किया गया है। परमाणु ऊर्जा रेगुलेटरी की बात करें तो ये जो है देश में परमाणु ऊर्जा की सुरक्षा से संबंधित कार्य करता है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 नवंबर 1983 को हुई थी। ठीक है, परमाणु ऊर्जा रेगुलेटरी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो पड़ता है मुंबई में।
तो बस यहाँ से इतनी चीज़ें याद रखिएगा, बाकी सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ओके, चलिए इसके बाद पहला क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे कल पूछा था, काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया था लेकिन काफ़ी लोगों ने गलत भी दिया था। पहला क्वेश्चन था कि निम्न में से किस देश ने 2 साल बाद फिर से राष्ट्रमंडल से जुड़ने की घोषणा की है। तो इतना बताने के बाद भी आप लोग जो है इसका आंसर गलत दिए थे। इसका जो सही आंसर है वो है मालदीव। ठीक है, मालदीव ने जो है फिर से राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने के लिए हामी भर दी है और ये उसमें शामिल हो गया। हालांकि सबका गलत नहीं था, कुछ लोगों का गलत था और कुछ लोगों का सही था। ठीक है, मैक्सिमम लोग का खैर सही था ये। सेकंड क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी में 11,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है वसीम जाफ़र। वसीम जाफ़र ने भी हाल ही में रणजी ट्रॉफी में 11,000 रन बनाए हैं। इस तरीके के ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब बात करते हैं आपके लिए आज के कुछ प्रश्नों की, जिसमें से पहला प्रश्न तो यही है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो बताइए मुझे कमेंट करके कौन से राज्य में जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में कॉनमैक 2018 का आयोजन किस देश में किया गया। तो बताइए, कॉनमैक का नाम आपने सुना होगा, मैंने बताया था अच्छे से, बताइए मुझे कमेंट करके। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो आपको सिर्फ अध्यक्ष का नाम नहीं बताना है, ये भी बताना है कि ये कौन से देश से हैं। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताइए कौन से देश के हैं। चलिए, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। और इस वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।